नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला समारोह स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद रहे हैं। इस मौके पर लेखक गांव का लोकार्पण कर पौधारोपण भी किया गया है। और इस 3 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को अद्वितीय मंच प्रदान करना है और प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। यानी कि साहित्य संगीत और कला से विहीन जो मनुष्य है वो साक्षात पशु के समान होता है। और हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से जो रचनात्मकता का अद्भुत केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को एक दिशा देने का काम किया है, समाज को प्रेरित करने का काम किया है। इस भूमि में हमारे महान ऋषियों ने कठोर तपस्या की और अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है। इस अद्भुत भूमि को कई ज्ञानियों ने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना है, जिन्होंने इस धरती को ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना दिया। हमारे प्रदेश में जब मैं देश के अंदर जाता हूं या दुनिया के अंदर भी कुछ देशों में मैं गया, तो मुझे लोग एक बात पूछते हैं कि कुछ ऐसे डेस्टिनेशन हैं जिनको हम जानते हैं। अभी आरुषि ने भी जो है वहां नैनीताल में एक अच्छा वहां शूटिंग का आयोजन किया था, तो मैं भी उसमें गया था। तो उसमें भी मुझे कई सारे जो कलाकार थे उन सब से साक्षात्कार का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार मैं देश दुनिया में जाता हूं तो पूछते हैं कि ये कुछ स्थान ऐसे हैं, आपके जैसे देहरादून है, अब ये हमारा लेखक गांव थानों का भी हो गया, ये भी आज से जो है देश दुनिया के मानचित्र में आ जाएगा। और ऐसे ही हमारा ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर, कौसानी, मुनस्यारी, औली, इन नामों को चकराता हर कोई जानता है जो इस क्षेत्र में है। जिसमें कि लेखक गांव के नाम से कोई परिकल्पना साकार हुई। इसलिए मैं आप सबको, उत्तराखंड निवासियों को भी इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा, सरकार के द्वारा जो सहयोग, और सचमुच में एक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन, भविष्य का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की इसमें क्षमता है। और यदि हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि शायद एक दिन आएगा जबकि लोग तलाश करेंगे कि वे वो देहरादून के पास कौन सा ऐसा गांव है, लेखक गांव जिसे कहा जाता है, हम वहां भ्रमण जरूर करना चाहेंगे। देवियों और सज्जनों, कहा भी जाता है कि भारतीय संस्कृति व मानव सभ्यता के आधार स्तंभ हमारे प्रमुख ग्रंथ वेद, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत, रामचरितमानस, ये सभी लेखन कला के जीते जागते प्रमाण ही तो हैं। और तो और भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार स्तंभ भारत का संविधान भी तो लेखन कला का परिणाम है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग ली है और इस दौरान दिवाली और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर को लेकर स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा भी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिख पंथ के 7वें गुरु श्री गुरु हर राय साहिब जी की ज्योत दिवस पर यह सीएम धामी ने एक्स पर बकायदा पोस्ट भी किया है। क्या कुछ पोस्ट में लिखा गया है वो एक बार देख लेते हैं। तो एक्स पर यह पोस्ट किया, सिख पंथ के 7वें गुरु श्री गुरु हर राय साहिब जी के ज्योत दिवस पर कोटिश नमन। आपके प्रेम, करुणा, सेवा और शांति के संदेश हम सभी के लिए प्रेरणापुंज है, जो हमें सच्चाई, मानवता, सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे।
और वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जनगणना विभाग के अधिकारियों के साथ बकायदा समीक्षा बैठक की है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि केंद्र से कभी भी जनगणना के संकेत मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, जनगणना से संबंधित अपनी सभी तैयारियां पूरी रखें। क्योंकि आप जानते हैं कभी भी जनगणना का जो संकेत है मिल सकता है, उससे पहले अपने यहाँ जो अधिकारी उनसे मेरा बैठना हुआ है। और आप जानते हैं 2021 में जब जनगणना होनी थी तो उस समय कोविड के कारण रुका, और आज 2024 में है। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कभी भी जनगणना का संकेत होगा तो उससे पहले हमारी तैयारी रहे, हम लोग किस प्रकार से जनगणना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उस तरह से हमारा बैठना होगा। और आप ये भी जानते हैं कि जनगणना दो तरह से होती है, पहले जो हाउसेज है, मकान है, उनकी जनगणना होती है, फिर व्यक्तियों की जनगणना होती है। और प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब फ्रेंच और जर्मन साथ ही स्पेनिश भाषा पढ़ाए जाने की तैयारियां ये की जा रही हैं। और इस पर उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि छात्रों को विदेश में भी काम करने का मौका मिले, इसके लिए हम सभी पॉलिटेक्निक और साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा भी पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों को दुनिया के देशों में भी उनको खपाया जा सके, इसके लिए एक और हमने काम किया है कि हम पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भी पढ़ाने का काम शुरू कर रहे हैं, ताकि बच्चे फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश लैंग्वेज के माध्यम से, जहां देश के क्योंकि बहुत बड़े हिस्से में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश बोली जाती है, तो वहां पर भी वो अपने रोजगार की संभावनाओं को तलाश सके। और मरीन बस्तियों के संरक्षण के लिए लाए गए अध्यादेश की सीमा को 3 साल और आगे बढ़ाए जाने की खुशी में देहरादून में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। और इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस दिवाली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस्ती वालों को इस दिवाली के लिए बड़ी राहत दी है। अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे प्रदेश के अंदर 543 से अधिक जो बस्तियां हैं ये उससे लाभान्वित होंगी। देहरादून में 129 बस्तियां हैं। और आज कांग्रेस का सच्चाई भी लोगों के सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा तीसरी बार हम अध्यादेश ला रहे हैं। बस्तियों को अगर बचाने का काम किया है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और धामी जी ने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है ये कांग्रेसियों के ऊपर एक तमाचा है। और वहीं देहरादून के विकासखंड रायपुर के मालदेवता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल और साथ ही एसएसपी अजय सिंह के साथ तमाम अधिकारी भी नजर आए। आपको बता दें कि शिविर में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद को लेकर पहुंचे थे, जिनमें से मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान भी किया गया है। मसूरी में हो चुका है, ऋषिकेश में किया गया है, भाऊवाला में किया गया है, जन सुनवाई, जनता दर्शन, फील्ड इंस्पेक्शंस और बहुउद्देशीय शिविर। ये जो हमारा एक स्पेक्ट्रम है पब्लिक से कनेक्ट होने का, ये चलता रहेगा, जारी रहेगा। उत्तराखंड केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका। उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और बीजेपी में बगावत होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों की ओर से अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनोद सयाल का कहना है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है और बीजेपी की ओर से जल्द ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में टिकट चयन प्रक्रिया की एक स्वस्थ परंपरा है और चयन प्रक्रिया की एक प्रक्रिया है, और उसमें निश्चित रूप से जो हमारे कार्यकर्ता है वो उसमें आवेदन कर सकते हैं। उन सबके आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही तय करता है और उसमें वही निर्णय लेता है। और जल्दी ही हमारे यहाँ निर्णय आएगा और सभी कार्यकर्ता हमारे पूरे मनोयोग से जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा उसको विजय बनाने के लिए सभी संकल्पित है। और निश्चित रूप से केदारनाथ विधानसभा में हमारे पास हमारी सीट थी और हम ही उसको जीतने वाले हैं। और वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चयन की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और प्रत्याशियों के नाम का जो पैनल है केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है और समीक्षा के बाद ही केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा भी करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को घोषित करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा
जो हमारी चुनाव समिति है प्रदेश की, उसके द्वारा नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है, क्योंकि पूरे देश भर में कई अन्य राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव गतिमान है, वहाँ के प्रत्याशियों का भी चयन हो रहा है। इसके साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव भी लगातार उनके भी प्रत्याशी केंद्रीय नेतृत्व के घोषित करने हैं। इसी प्रक्रिया के तहत केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जल्द ही उत्तराखंड की जो हमारी एक सीट यहाँ पर रिक्त है केदारनाथ उपचुनाव, उसके लिए प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। निश्चित रूप से जल्द ही, मुझे लगता है आजकल में जल्दी प्रत्याशी घोषित कर देंगे, लेकिन केदारनाथ की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और प्रदेश में भू कानून को लेकर लगातार इसकी मांग जारी है। वहीं अब इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबके विश्वास पर काम कर रही है। साथ ही और क्या कुछ उन्होंने कहा वो एक बार सुन लेते हैं। सरकार को बड़े व्यापक स्तर पर सोचना पड़ता है और पूरी व्यापकता के साथ, क्योंकि सभी की समस्याओं का समाधान हो। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसलिए हम व्यापक स्तर पर इस पर पार्टी सोच सकती है, भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान कर सकती है। हम उत्तराखंड के निवासी हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग भी कई राज्यों में हमारे देश के अंदर रहते हैं। इसलिए हमें यह बोलते हुए ये भी यहाँ के लोगों के हितों का संरक्षण तो करना है ही, लेकिन कहीं हमें इतनी संकीर्णता में भी बात नहीं करनी चाहिए कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि में अन्य लोगों के लिए स्थान न हो। ऐसा नहीं है। ये राज्य, ये देवभूमि है, यहाँ भारत के सभी लोगों का स्वागत है। हरिद्वार में वार्षिक गंगा बंदी चल रही है और इस बीच गंगा के बंद होने के चलते हजारों टन कूड़ा गंगा में साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसकी साफ सफाई के लिए तमाम सामाजिक संगठन सामने भी आए हैं। और इसी कड़ी में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के आह्वान पर कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा सफाई अभियान भी चलाया है। पूरी टीम, हमारे ब्लॉक प्रमुख जो है, प्रमुख कार्यकर्ता, गंगा की सफाई का हम लोगों ने तय किया कि एक बार स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए 1 घंटे का सफाई अभियान गंगा जी में चलाया जाए। तो उसी निमित्त आज ये यहाँ पर सफाई हो रही है। हमें चाहते हैं कि जनता की जो जागरूकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराई है और एक आज स्वच्छता लोगों के दिनचर्या में आया है, ये लगातार बना रहे, क्योंकि ये सतत बना रहेगा तभी हमारा जो स्वच्छता का लक्ष्य है कि लोग निरोग हों, लोग स्वस्थ रहें, तो तभी वो पूरा हो सकता है। तो उसी निमित्त बार बार याद दिलाने के लिए हम इस तरह का अभियान चलाते रहते हैं। आज सांसद जी के नेतृत्व में गंगाबंदी के दौरान एक स्वच्छता अभियान जो सांसद जी ने आह्वान किया था, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस अभियान में लगे हैं और निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता अब अपने क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ उनके निवास है, वहाँ जहाँ वार्डों में ये अपर गंगा कैनाल उनके क्षेत्र में पड़ती है, वहाँ भी सबको जुटने का आह्वान किया था और सभी क्षेत्रों में भी कॉलोनी निवासियों की मदद से लगे हुए। आज भारतीय जनता पार्टी अलग से यहाँ स्वच्छता अभियान चला रही है। और दिवाली में एक और जहां लोग अपने घरों को सजाते हैं, तो दूसरी ओर दीपावली पर आतिशबाजी भी जमकर होती है और जिससे कई बार घरों में आग लगने की खबरें भी अक्सर सामने आती हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें पहले भी आई हैं। इसको लेकर अब बीजेपी नेता और समाज सेवी प्रियंका अग्रवाल ने लोगों से अपील की है वे आतिशबाजी करते हुए कई बातों का ध्यान भी रखें ताकि आपकी आतिशबाजी से किसी के आशियाने को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये अपील उन्होंने जनता से की है, एक बार सुन लेते हैं। पहले सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले जो भी त्यौहार है उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली खुशियों का त्यौहार है और यह त्यौहार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके जाता है। तो इसलिए हम लोगों को अपनी अज्ञानता ना दिखा के ज्ञान दिखाना है कि दीपावली में आप देखिए आतिशबाजी बहुत बुरी तरीके से लोग करते हैं, तो वो बुरी तरीके से ना हो के आप खुशहाली तरीके से करिए। और जनता से मेरी एक आग्रह ये है कि खुशियों के, तो मैं चाहूंगी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना आए। धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।